गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फारूक केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा जो टॉपिक है, अगर हम लोग लेमैन के फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना चाहें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़, तो होता ये है कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़। पार्शियल मीन्स थोड़ा सा, मोलर मीन्स पर मोल के हिसाब से, मोल के वैल्यू में प्रॉपर्टीज़ मतलब कि उसका जो प्रॉपर्टी है, जो उसका गुण है। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो टू कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, दो कंपोनेंट है, मान लेते हैं वो कंपोनेंट 1 है और कंपोनेंट 2 है। कंपोनेंट 1 का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N1 है, कंपोनेंट 2 का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो N2 है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन लिए इसमें क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं। ठीक है, तो पार्शियली जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक बार हम लोग कर रहे हैं N1 के टर्म में, एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं N2 के टर्म में। जब N1 के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो N2 को कांस्टेंट रखे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कांस्टेंट है। जब N2 के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, उस समय N1 एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो वहां पर ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो देखिए ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर कंपोजिशन है वो चेंज होता है, तो उसके चेंज होने से जो उस कंपोनेंट का जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें जो भी बदलाव आता है उसको हम लोग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहते हैं। पार्शियल मोलर मीन्स थोड़ा सा, मतलब सपोज कि ये टू कंपोनेंट सॉल्यूशन है तो हम दोनों कंपोनेंट का एक साथ स्टडी नहीं कर रहे, एक बार कंपोनेंट 1 के लिए स्टडी कर रहे हैं, फिर सेकेंड टाइम्स में कंपोनेंट 2 के लिए स्टडी कर रहे हैं एंड दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है वो हमको पता चल जाएगा। तो ईच टर्म जो है हमारा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट कर रहा है, सॉरी एक्सप्लेन कर रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो उसका डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे कि वो होता क्या। तो ये क्या कहता है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, पार्शियल मोलर हमारा डेफिनेशन हो गया। तो ये डेफिनेशन कहता है कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज आर थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। ठीक है, तो क्या है ये, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज है ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन या फिर कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज आर थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। तो ये थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज है, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर का थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है दैट इंडिकेट, जो कि ये दिखाता है हाउ मच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वैरी, कि उस जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कितना वैरी कर रहा है जब उसका मोलर कंपोजिशन चेंज होता है। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर उस कंपोनेंट के लिए कांस्टेंट रखा जाए तब। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, डेफिनेशन तो आप लोग समझ गए। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जितना ज़्यादा रहेगा उसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा रहेगा, सिंपल सा बात है। और इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले लेंगे तो एग्जांपल हो जाएगा वॉल्यूम। अब मान लीजिए कोई भी सामान अधिक रहेगा तो उसका वॉल्यूम हाई रहेगा। एंट्रोपी हो गया, इसी तरह के और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपका फ्री एनर्जी हो गया। फ्री एनर्जी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हो गया और ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का जो डेरिवेशन है
उसको हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये तो हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का जो देखना था देख लिए। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर में कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, ए बी सी, या फिर 1 2 3 कंपोनेंट का नाम हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मिक्सचर है जिसमें कि ढेर सारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 ऐसे हो सकते हैं, और ईच कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी फिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग पहले मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट अ सॉल्यूशन which have n1 moles of component 1, similarly n2 moles of component 2, n3 moles of component 3 डॉट 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 अप टू, मान लेते हैं j नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो jth कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा nj मोल होगा, और njth मोल ऑफ कंपोनेंट j, ठीक है। ये हमारा एक सॉल्यूशन है जिसमें कि j नंबर ऑफ कंपोनेंट है 1 2 3 अप टू j तक, और ईच कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो n1 n2 n3 अप टू रेस्पेक्टिवली जितने भी कंपोनेंट है सबका शो हो रहा है, ठीक है। अब जिस तरह हम लोग अभी पहले देखे ढेर सारा एग्जाम्पल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, तो मान लेते हैं कि कोई भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि हम किसी का भी हम नाम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, एक जनरल टर्म को एज्यूम करके यूज़ करते हैं एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट देयर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम था, इंथैल्पी था, फ्री एनर्जी था, तो एक्स के जगह पर हम किसी भी एक पॉइंट को पुट अप करेंगे, तो हमको ये जो एक्सप्रेशन अभी हम लोग डिराइव करेंगे उसके लिए वो जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, उसमें हम लोग किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को फिट करके उसका हम लोग फाइनल जो है रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। वो हम लोग लास्ट में एक हम लोग वॉल्यूम के केस को लेकर के भी करेंगे। तो पहले हम लोग जनरल केस को कंसिडर करते हैं, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये एक्स है, ठीक है। और कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो 3 चीज का फंक्शन होता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो लेट देयर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स एंड इट विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड number of moles of component that is present in the solution, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट की जगह पर हम लोग कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब बाय लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं, और इसको डेफिनेशन जो बाय मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे दैट इज एनी फंक्शन एक्स। एक्स लिखने के बाद जो ये हमारा एक्स क्या है, एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एक्स इज अ प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन किसका है? तो हमने बोला था टेम्परेचर का है, प्रेशर का है, और वेरियस कंपोनेंट जो भी है उसके नंबर ऑफ मोल्स का, मतलब उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो अगर उस कंपोनेंट का, अगर उस सॉल्यूशन का हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेंगे तो वो 2 कंपोनेंट होगी। अगर किसी सॉल्यूशन में n नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो सारे जो है n1 n2 n3 अप टू nj तक हमने अभी डिस्कस किया था, तो अप टू nj मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट जितने भी हैं सबको हम लोग कंसीडर कर लिए। ये हमारा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो ब्रैकेट में नहीं भी रख सकते हैं और चाहें तो रख भी सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी वस्तु का, जो कि निर्भर करता है उसके टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ भी स्मॉल चेंजिंग अगर आता है, मान लीजिए कि एक जो भी हमारे पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, जो भी हमें सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें अगर कुछ भी चेंज होता है तो उससे हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर क्या चेंज आएगा।
ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है, अभी अभी हमने देखा है। तो अगर हम उस सिस्टम का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो मतलब कि उस सिस्टम का कुछ भी मतलब प्रॉपर्टीज़, कुछ भी प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, तीन चीज़, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट। तो उससे हमारे सिस्टम के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या बदलाव है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो और टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये तीन चीज़ है, इन तीन चीज़ों में कुछ भी वेरिएशन होगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे नाउ फॉर द स्मॉल change in temperature dt is the small change in temperature, comma, and small change in pressure, that is dp, and change and any small change in the number of moles of any component that is dn1 dn2 डॉट 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 अप टू dnj। तो अभी हम क्या देखें, स्मॉल चेंज जो होगा टेम्परेचर में हो सकता है या फिर प्रेशर में हो सकता है या फिर किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो देन द corresponding change in extensive property dx, change in corresponding extensive property dx is given by dx is equal to, तो ये जैसे यहाँ पर हमारा x था, तो x इक्वल टू दिस वन इज द फंक्शन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन जो है x में बदलाव कर रहे हैं। तो x में जब हम फंक्शन का चेंज करेंगे तो जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x को चेंज करेंगे तो इसके सभी फंक्शन में चेंज आएगा। तो चेंज जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कई सारे टर्म्स हैं, तो एक बार में सभी के सभी टर्म्स में हम लोग बदलाव करके चेक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में किसी एक टर्म में जो बदलाव है उसको ऑब्जर्व करेंगे और रेस्ट पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर पे चेंजिंग को ऑब्जर्व करेंगे और रेस्ट पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे। तो dx इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड ऑल द नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कई सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है और सभी का जो नंबर ऑफ मोल्स है n1 है, n2 है, n3 है। तो इस तरह अप टू जो है आपका nj तक को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको मान लेंगे कि दैट इज इक्वल टू कैपिटल N, एंड कैपिटल N जो होगा इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल N। तो इतने सारे n को हमको यहाँ लिखने के बजाय हम लोग एक कैपिटल N से डिनोट कर देते हैं। तो ये वाला जो टर्म हमारा डिनोट कर रहा है कैपिटल मतलब रेस्ट इन मतलब चेंज इन द प्रॉपर्टी x विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेयर ऑल द अदर रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज दैट इज प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कॉन्स्टेंट। फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में हम लोग करेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा p दैट इज फॉर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय dp एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब टेम्परेचर एंड प्रेशर का हम लोग स्टडी कर लिए, अब हमारे पास बचा है नंबर ऑफ मोल्स का। तो हमारे पास कई सारे कंपोनेंट है, सभी के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। तो ईच टर्म में हम लोग
एवरी टर्म में एक नंबर ऑफ कंपोनेंट का, वन कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स को वैरी करेंगे एंड रेस्ट कंपोनेंट का कांस्टेंट रखेंगे विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विथ डेल एक्स अपॉन डी एन वन इंटू डी एन वन, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर N1 जो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू N1। तब यहाँ पर क्या करेंगे, N2 लिखेंगे, N3 लिखेंगे अप टू Nj करेंगे वेयर j इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह N1 के लिए लिखें N2 N3 अप टू Nj तक ये जाएगा, तो प्लस करके अप टू डॉट डॉट करके इसको छोड़ देना है। तो ये वाले टर्म से हम लोग क्या समझते हैं, ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड मीन्स डी एक्स इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है, तो ईच टर्म मीन्स जैसे कि एक टर्म हमारा ये वाला हो गया, एक टर्म हमारा ये वाला हो गया, एक टर्म ये वाला हो गया, इसी तरह जितने भी टर्म है, तो ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड डिनोट्स दैट चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एनी वन पैरामीटर एंड रेस्ट आर कांस्टेंट। तो ये वाले स्टेटमेंट को हम लोग को लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, जैसे कि फॉर एक एग्जांपल हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि एक टर्म ये वाला लेते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इनटू डी टी, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है, तो इसमें ये डी टी को यहाँ पर हम लोग अभी नहीं शो करेंगे, सिर्फ ये वाला जो टर्म है हमारा, ये टर्म हमको क्या शो करता है कि चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, यानी कि क्या हो गया, इसका मतलब चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डी एक्स डायरेक्टली लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड रेस्ट पैरामीटर आर कांस्टेंट। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ईच टर्म ऑन द राइट, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 5, इक्वेशन V, ठीक है। तो ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 डिनोट्स दैट द चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी dx विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एनी वन ऑफ द पैरामीटर एंड द रेस्ट पैरामीटर आर कांस्टेंट। जैसे एक एग्जांपल हमने आपको दिखाया, यहाँ पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है एंड द रेस्ट पैरामीटर जो है हमारा, जैसे कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेल टी लिखा हुआ, तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज यहाँ पर शो हो रहा है, तो रेस्ट पैरामीटर प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, फ्री एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, तो ये सभी हमारे जो है क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। जो ये वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, फ्री एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अब हमारे पास ये जो जनरल इक्वेशन है, इससे हम लोग एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिराइव करके शो करेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल को यहाँ कंसीडर करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो वॉल्यूम को लेकर के यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन को शो अप करेंगे, ठीक है। Since volume V is the extensive property, ठीक है। वॉल्यूम क्या है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग कैपिटल V से डिनोट किए हैं। तो एनी चेंज इन dV, एनी चेंज इन वॉल्यूम, that is dV is given by, सिंस वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे। तो जैसे यहां पर हम लोग x के लिए लिखे थे, सिमिलरली वॉल्यूम के लिए भी लिखेंगे, dV इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी इंटू डी टी। तो देखिए ये जो डेल टी है, ये दिखाता है चेंज इन टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर चेंज में कुछ एरर्स आ सकते हैं, उस एरर को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग dt से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड ऑल द नंबर ऑफ मोल्स, फिर डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट t कोमा n इंटू डी पी प्लस डेल वी अपॉन डेल n1 कांस्टेंट t कांस्टेंट p इंटू n3 अप टू n j where j is not equal to 1, okay, into dn1 plus del v upon del n2
एट कांस्टेंट टी पी N1, N2 हमने यहाँ यूज़ कर लिया है, तो N3 लेंगे, N4 लेंगे अप टू Nj वेयर j इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी यूज्ड है, तो 2 कांस्टेंट यहाँ पर नहीं हो सकता है, इंटू dn2 प्लस अप टू डॉट डॉट ये jth टर्म तक जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे कि हमने x के लिए यूज़ किया था, सिमिलरली हम इसमें वॉल्यूम को कंसीडर करके इसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो हमारा टर्म है, ये टेम्परेचर और प्रेशर विथ ऑल द नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ करके चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज आर थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दैट इंडिकेट्स द हाउ मच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वैरी विथ चेंज इन मोलर कंपोजिशन व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तब मोलर कंपोजिशन का जो वैरी होगा उसको जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। तो सिंस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सिंस लिखेंगे या फिर लिख सकते हैं व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, या फिर इसको लिख सकते हैं इफ सबसे सही रहेगा, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 0 विच implies that dp इक्वल टू 0 एंड dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब प्रेशर ही कांस्टेंट है तो प्रेशर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो चेंज इन प्रेशर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो देन इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 6। ठीक है, तो देन इक्वेशन 6 बिकम, क्या हो जाएगा इक्वेशन 6, वो हो जाएगा हमारा दैट इज dV इज इक्वल टू टेम्परेचर और प्रेशर वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो del V अपॉन del N1 एट कांस्टेंट T P एंड N2, सॉरी यहाँ पर N1 हमने लिया था तो N1 वाला टर्म भी यहाँ पर नहीं लिखाएगा, यहाँ पर N2 से स्टार्ट होगा और यहाँ N2 लिया है तो N1 होगा, N3 होगा। मतलब जो टर्म्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है वो टर्म को कांस्टेंट नहीं करना, क्योंकि वो टर्म तो हमारा चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट कैसे हो सकता है। तो N1, तो यहाँ पर N2 से स्टार्ट हुआ, N3 N4 डॉट डॉट जाएगा वेयर Nj एंड Nj इज नॉट इक्वल टू 1 इंटू dN1 प्लस del V अपॉन del N2 एट कांस्टेंट T P N1 N3 Nj वेयर J इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू dN2 प्लस डॉट 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 अप टू जहाँ तक हम लोग ले जाना चाहें, मतलब जहाँ तक क्या जितना नंबर ऑफ कंपोनेंट है उतना नंबर टर्म तक ये एक्सपेंड करेगा, ये वाला हमारा सीरीज। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है फॉर dV इक्वल टू दिस वन वी हैव गॉट हियर। देन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईच क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड, क्या देख रहे हैं, ईच क्वांटिटी जो भी है हमारा, जैसे कि यहाँ पर हम किसी एक वाले टर्म को ले सकते हैं, जैसे कि ये जो हमारा टर्म हम ले रहे हैं N1, ये N2 है, फिर N3 N4 N5 अप टू Nj तक जा रहा था। मान लेते हैं कोई एक कंपोनेंट को लिए ith कंपोनेंट, मतलब ये जितने भी टर्म है इसमें से कोई भी टर्म को ले लेते हैं, ith टर्म को मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज del V अपॉन del Ni एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट एक्सेप्ट ith कंपोनेंट N1 N2 N3 डॉट डॉट Nj वेयर J इज नॉट इक्वल टू I। तो इच क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है इज कॉल्ड पार्शियल मोलर properties of ith कंपोनेंट। ठीक है, तो ईच क्वांटिटी जो है हमारा वो क्या डिनोट करता है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ ith कंपोनेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार i। तो ये जो इतना बड़ा टर्म है, इस पूरे टर्म को हम लोग xi के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर n, जैसे कि यहाँ पर हमारा N1 है
तो ये x1 हो जाएगा, ये n2 है तो इसको हम लोग x2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ये देखिए, तो ये जैसे कि हमारा ये जो dv है इसको इस कॉमन टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू x1 बार ये वाला टर्म के लिए, और dni जो है हम लोग, तो ये dn1 है, x1 dn1 प्लस x2 बार dn2 प्लस x3 बार dn3 प्लस x4 बार dn4 डॉट प्लस डॉट डॉट अप टू j नंबर तक ये एक्सपैंड होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म था इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज ये हमारा जो, इसको हम लोग जो एक नंबर देते हैं, मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर हमारा 7 है, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज, यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 7 कैन बी रिटन एज दिस लाइक। तो ये हम देख रहे हैं कि कोई भी एक सॉल्यूशन जिसमें कि n नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है या फिर j नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग इस तरह से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन हो गया उसमें दो कंपोनेंट है, एक शुगर है एक वाटर है। तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग component 1 and 2 their extensive properties are given by, अगर हम वॉल्यूम के लिए ले सकते हैं जैसे कि जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिमिलरली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग कंपोनेंट 1 and 2 द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर गिवन बाय, अगर हम फॉर x के लिए लेंगे तो मतलब कोई भी एक जनरल टर्म, तो x1 बार dn1 प्लस x2 बार dn2, एंड सिमिलरली फॉर वॉल्यूम के टर्म में अगर हम लोग लेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, फॉर वॉल्यूम ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू x1 बार v1, तो v1 बार dn1 प्लस v2 बार dn2। तो ये हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस